Namaskaram, good morning. So we are going to discuss certain things about ई-वे बिल. थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस किया था. और जो ई-वे बिल का मैंने बताया आपको कि आने वाला जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा. इन द सेंस जितने भी ट्रांसपोर्टर है उनको पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और हर गाड़ी में एक डिवाइस लगेगा, ठीक है ना, जीपीएस डिवाइस लगेगा. और जीपीएस डिवाइस की वजह से क्या होगा, जो ऑफिसर्स होंगे उनके पास आईपैड जैसा सिस्टम होगा वेयर दे कैन इजीली वेरीफाई कौन से व्हीकल उनके यहाँ उनके टोल पास या उनके चेक पोस्ट से पास होने वाली है. और इफ दे क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल तो उनको पूरा डिटेल आएगा. एंड देन इफ दे फील कि हमें इस व्हीकल को डिटेन करना है, वेरीफाई करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करना है, तो दे कैन डू दैट. उनको बाय एक्सपीरियंस उनको पता चलेगा कौन से व्हीकल को रोकना होता है और कौन से व्हीकल को नहीं रखना होता है. दैट इज देयर चॉइस. नॉट ओनली दैट, मैंने बताया था कि जितने भी टोल हमारे बन रहे हैं अभी नए जो टोल प्लाजा बनते हैं तो वहां पे वे ब्रिज पे लगा देते हैं. वे ब्रिज से क्या हो जाता है कि व्हीकल लोडेड है कि अनलोडेड है, और लोडेड है तो कितने वेट से लोडेड है, तो वो भी वो चेक करने वाले. तो आने वाले टाइम में ई-वे बिल इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल. और आज के तारीख में भी वो प्ले करता ही है, क्योंकि जो फेक इनवॉइसिंग है उसको रोकने का एक तरीका है, ठीक है ना. फेक इनवॉइसिंग मतलब क्या होता है कि आपको पता ही है जीएसटी में जो झोल होता है वो क्या होता है कि हम अलग अलग एंटिटीज बनाते हैं. हम नहीं बनाते, लोग बनाते हैं अलग अलग एंटिटीज. ठीक है, क्या होता है कि ये एंटिटी इस एंटिटी को सप्लाई दिखाती है. एक एंटिटी होती है फेक एंटिटी, ठीक है ना. दिस इज फेक एंटिटी. फेक एंटिटी ने इसको सप्लाई दिखाया, ठीक है ना. तो इसके यहाँ पे आईटीसी आएगा, ठीक है ना. फिर यहाँ से आईटीसी यहाँ जाएगा, यहाँ से आईटीसी यहाँ जाएगा, यहाँ से आईटीसी यहाँ जाएगा. हर कंपनी अगली अगली वाली कंपनी को क्या देते रहेगी, आईटीसी देते रहेगी. लेकिन जिसका ओरिजिन होगा वो झूठा होगा, ठीक है ना. और फिर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन ओपन होगा तब तक तो ये कंपनी लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, गायब कर देंगे, हमको नहीं पता कहां से आया कर. तो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज इन आईटीसी. आज भी है. लोगों ने जब जीएसटी आया, जब सिस्टम स्ट्रांग नहीं था आज, तो फिर भी जीएसटीआर 2B के वजह से थोड़ा तो इसको कंट्रोल किया गया है. नहीं तो पहले 2A के बेसिस पे जब आपको क्रेडिट मिलता था ना, 2A के बेसिस पे मतलब किसी ने अपना जीएसटीआर 1 भर दिया, 2A आपके इसमें रिफ्लेक्ट हुआ या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं भी हुआ, तभी भी हमारे पास पावर था कि हम बिल को इनपुट करके हमारे परचेस को पोर्टल पे इनपुट करके क्रेडिट ले सकते थे. ऐसा शुरू शुरू में जीएसटी आया था. अभी के जीएसटी में आप पोर्टल पे परचेस इनपुट नहीं कर सकते. आपको जितना 2B में दिखता है उतना ही क्रेडिट आप ले सकते हो. मतलब सामने वाला जेन्युइन होना चाहिए, उसने R1 फाइल करना चाहिए. तो एटलीस्ट पहले से थोड़ा इंप्रूव है. 100% परफेक्ट अभी भी नहीं है. तो यहाँ पे जब गुड्स की मूवमेंट दिखाई जाती थी, गुड्स की मूवमेंट दिखाई जाती, आईटी से पास ऑन करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, गुड्स की मूवमेंट. गुड्स की मूवमेंट ई-वे बिल से दिखाई जाती थी. फेक इनवॉइस, बैकडेटेड इनवॉइस तो कभी भी बना सकते हो ना, लेकिन ई-वे बिल बैकडेटेड नहीं बन सकता. ई-वे बिल तो अभी आज अगर मैं ई-वे बिल बनाऊंगा तो कल का नहीं बनाऊंगा ना, कल का पॉसिबल ही नहीं है. आज बनाऊंगा तो आज से ही बनेगा, वो आज के दिन में ही बनेगा. मैं 1 महीने पहले का ई-वे बिल कैसे बना सकता हूँ, इम्पॉसिबल है. पोर्टल पे बनता है. इनवॉइस तो आपके टैली सिस्टम में बनता है, तो 1 महीने पहले का इनवॉइस बन सकता है क्या, बताइए. बन सकता है. मार्च के पहले का इनवॉइस बन सकता है क्या, अभी हम नवंबर में, बन सकता है बनाने के लिए. लेकिन ई-वे बिल नहीं बन सकता. तो ई-वे बिल ने एक क्या बोलते हैं ना, एक मेकर चेकर जैसा एक कंट्रोल लाया कि बैकडेटेड इनवॉइसिंग के ऊपर इसने रोक लगाई है. इतना होने के बाद भी लोग झोल करते हैं, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री को ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है. मतलब आज भी बैकडेटेड इनवॉइस बना सकते हो आप, कैसे, सर्विस इंडस्ट्री से. और एक केस हमारे पास आई थी, वहां पे उन्होंने, एक कंसल्टेंट ने बताया कि सर एक केस ओपन हुई है जहां पे ई-वे बिल गुड्स का ही सप्लाई होता था और ई-वे बिल नहीं बनाते थे, ठीक है ना. ई-वे बिल बनाया नहीं जाता था. तो जब डिपार्टमेंट ने पूछा क्यों नहीं बनाते हो, तो वो बोलते जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ओला उबर से करते, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में से जाता है, क्योंकि वो लैपटॉप वगैरह सेल करते थे. तो ऐसे नहीं कि लैपटॉप ट्रक में लेके लेके जाऊंगा ना, 10 लैपटॉप बेचने, ट्रक थोड़ी ना क्या बुक करूंगा, क्या बुक करूंगा, ओला उबर बुक करूंगा, ठीक है ना. मैं आपको बता रहा हूँ वो 10 लैपटॉप वगैरह बेचा नहीं जाता था, वो फेक बिलिंग ही था. बिलिंग क्या था, फेक बिलिंग ही था. अब प्राइवेट व्हीकल से जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है. ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जब आप गुड्स का मूवमेंट करते हो तो ई-वे बिल की जरूरत है. ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला था लोगों ने, और उन्होंने फिर वो गेम करना चालू किया. अभी भी क्या बोलता है, हमारे रीजन में बहुत सारी बसेस चलती है, मुंबई पुणे, मुंबई कोल्हापुर, फिर गोवा, कर्नाटका में भी जाती है, बैंगलोर बैंगलोर कोल्हापुर, बहुत सारी बसेस चलती है. कौन सी बसेस, पैसेंजर बसेस. आपको पता है ना कि पैसेंजर की बसेस को तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले रोकते नहीं रहेंगे. ट्रक होगा तो रोकेंगे ना, ट्रक होगा तो आपका वेरिफिकेशन होगा. लोगों की गाड़ी कैसे रोकेंगे, ठीक है. तो आज भी जो ब्लैक में माल सप्लाई होता है, बिना बिल के माल सप्लाई होता है, होता अभी भी है. वो कौन से व्हीकल से हो रहा है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बसेस होती है उससे हो रहा है, ठीक है ना.
तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रोक लगाने वाली है। आने वाले पीरियड में क्या होने वाला है कि ये बसेस को भी रोक के चेक किया जाएगा कि बाबा ये सामान किसका है, और जिसका ऐसा सामान अगर मिला जो ऐसा गुड्स ट्रांसपोर्ट जैसा लगता है कि बाबा ये गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कोई ऐसा, अभी हम ट्रैवल करते तो क्या बैग वगैरह होता है, कपड़े वगैरह होते हैं, और तो कुछ होता नहीं है, खास खाने पीने की कुछ चीजें होती है। लेकिन ऐसे गुड्स मतलब समझ रहे हो ना, फर्नीचर पैक करके लेके जा रहा है कोई, या बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स लेके जा रहा है, या वायर लेके जा रहा है, कुछ भी जैसा जो जीएसटी से बचाने के लिए लोग अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट अगर कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी नहीं है उसके ऊपर तो, भले ई वे बिल जैसा बहुत अच्छा सिस्टम आया है, फिर भी लोगों ने कैसे रास्ते ढूंढे थे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सिस्टम अच्छा है हमारा, लेकिन सिस्टम का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो लोग जो है ना एक्स्ट्रा स्मार्ट निकल जाते हैं। हमारे इंडिया के चोर है ना, वो धूम वाले चोर है। मतलब पुलिस अगर 2 कदम जाती है तो चोर 3 कदम आगे जाता है, ठीक है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस वाले लोग हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन फिर भी धीरे 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 क्या हो रहा होगा, पहले से तो बहुत कम हो गया। पहले क्या था, अंधाधुंध फेक बिलिंग होता था, बैकडेटेड बिलिंग होता था, अभी नहीं हो सकता, अभी उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ईवे बिल का पोर्टल मैंने आपको दिखाया है, अलग पोर्टल है, ठीक है ना, ईवे बिल gst.gov.in। यहाँ पे आपको पहले आते हो तो रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है ना। ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन 3 लोग कर सकते हैं, दिख रहे हैं आपको। ईवे बिल रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पे कर सकते हैं, और सिटीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आपको लॉगिन भी करना है, कॉर्नर में जाओगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड बनाया हुआ है तो आप लॉगिन करके यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। ई वे बिल जो होता है वो डिस्टेंस के बेसिस पे होता है, वो डिस्टेंस की बात करेंगे। तो अभी हम देख रहे थे कि पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, आप ट्रांसपोर्टर, टैक्स पेयर, इन सबको भी सर्च कर सकते हो, ओके। और पिन कोड टू पिन कोड, यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस सर्च करना होता है, क्योंकि ई वे बिल जो होता है जितना दूर होगा, डिस्टेंस जितना दूर होगा उतने दिन का ई वे बिल का वैलिडिटी होता है। ई वे बिल एक वैलिडिटी के साथ आता है। तो आज अगर आप यहाँ से मुंबई माल सेंड करते हो, कोल्हापुर से मुंबई का डिस्टेंस एक 400 किलोमीटर के आसपास आता है, ठीक है ना। तो कोल्हापुर से मुंबई जाने के लिए कितने दिन लगेंगे ट्रक को, बताइए, एक। तो उन्होंने बोला है 200 किलोमीटर का एक दिन हम मानेंगे कि एक दिन एक ट्रक कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है, 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो मैंने 400 बोला, तो कितने दिन का ई वे बिल बनेगा फिर, 2 दिन का। 420 डेज अगर होता है, जैसे मैं यहाँ पे डालता था, हम लोग ना अपना अपना कोड डाल रहे थे, 416502 हमने डाला था, और हमारी मुंबई ऑफिस का जो अपना कोड है 401105 हमने डाला, HDXDD, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा कोल्हापुर से मुंबई का जो ऑफिस है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 468। अब 200 किलोमीटर के लिए मैंने क्या बताया, एक दिन होता है। तो ये तो 400 के ऊपर है, तो 400 का 2 दिन हो गया। तो 68 के लिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट नहीं करते हो, 200 किलोमीटर से ही बढ़ते जाता है। मतलब आज अगर मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा तो वो ई वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड होगा, 3 दिन के लिए वैलिड होगा। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बताया। तो ऐसे डिस्टेंस के हिसाब से भी आप पता कर सकते हो, ओके। तो चलो ई वे बिल की जो जो बातें हैं, मेन मेन बातें वो करूंगा मैं आप लोगों के साथ। कन्वेंस का मतलब देखिए, कन्वेंस इंक्लूड एनी वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। मतलब जरूरी नहीं कि खाली ट्रक से जाएगा तो ही ई वे बिल बनेगा, एयरक्राफ्ट एंड वेसल के लिए भी आपको बनाना पड़ेगा, इनफैक्ट रेलवे के लिए भी बनाना पड़ता है, ठीक है। सेक्शन 68 में इसकी पूरी रिक्वायरमेंट है। ई वे बिल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ठीक है ना। व्हाट आर द बेनिफिट, उन्होंने यहाँ पे बोला गया कि सर बेनिफिट क्या है, ई वे बिल जनरेट करने से हमें क्या फायदा होगा, ई वे बिल जनरेट करने से हमें क्या फायदा होगा। तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ ई वे बिल मैकेनिज्म, फिजिकल इंटरफेस टू पेव अवे फॉर डिजिटल इंटरफेस। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी रोक रोक के चेक किया जा रहा है, तो पेव वे फॉर डिजिटल इंटरफेस मतलब फिजिकल चेकिंग रुक के क्या चेकिंग चालू हो जाएगी, डिजिटल चेकिंग। मतलब अभी धूप में खड़े रह के ऑफिसर को चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला ना, टैब में लेके आराम से वो देखते रहेगा। और फिर भी अगर कोई गाड़ी पकड़नी है तो वो जाके फिर उतनी खाली गाड़ी के लिए हाईवे पे हो जाएगा, और फिर बोलेगा चलो ये गाड़ी हम पकड़ेंगे। एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, ये जो स्टेट की बाउंड्री, हर बाउंड्री पे क्या होती है, चेक पोस्ट होती है, उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करें, उससे गुड्स का मूवमेंट फास्ट होता है। क्योंकि ऑफिसर जो होते हैं बाउंड्री चेक पोस्ट पे वो लिमिटेड होते हैं, और गाड़ियां बहुत जाती है,
तो कभी कभी 2-2 3-3 घंटा गाड़ी रोकनी पड़ती है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। कभी कभी 1-1 दिन का भी ये लगता है, ब्लॉकेज लग जाता है। मेन मेन जो चेक पोस्ट है ना, कि आज आपकी गाड़ी वहां पे जाके रुकी हुई है, अभी 2 दिन लगे वहां पे आपको क्लियरेंस मिलने के लिए। इट फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंप्रूव द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब ट्रक का जाने का और ट्रक का रिटर्न आने का टाइम बढ़ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, ट्रक वाले का बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है। ईवे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कब जनरेट करना पड़ता है, वेयर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग कितना, 50,000। लेकिन मैंने अभी साइली और हमारी बात चल रही थी, आप लोग नहीं आते थे सर, 50,000 भी बोलते और 1 लाख भी बोलते। तो इसका क्या है, तो महाराष्ट्र के लिए या मेजर स्टेट के जो बड़े बड़े स्टेट्स है, इंट्रा स्टेट का जो मूवमेंट होता है, इंट्रा स्टेट का, उस पर नोटिफिकेशन लाके उन्होंने क्या कर दिया है, 1 लाख। और जो 50,000 का लिमिट लगाया उन्होंने कहाँ पे लगाया हुआ है, तो हमारे महाराष्ट्र में दोनों लिमिट है ईवी बिल के, 50,000 का भी लिमिट है और 1 लाख का भी लिमिट है। तो यहाँ मुंबई से पुणे अगर जा रहा है माल, तो आपको देखना है कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 लाख। तो ईवी बिल मैंडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। और अगर ये क्या बता रहा हूँ, इंटरस्टेट, यहाँ से गडिंगलस से अपने संकेश्वर जा रहा है, तो भैया डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन स्टेट चेंज हो जाती है। तो देखना है वैल्यू 50,000 के ऊपर है क्या। तो 50,000 आपको याद रखना है। लॉ में कितना लिखा हुआ है, 50,000। फिर अलग अलग स्टेट्स ने नोटिफिकेशन निकाल निकाल के अपने जो लिमिट्स है वो बदल के लिए हुए। ठीक है ना। फिर इन रिलेशन टू सप्लाई, अदर देन सप्लाई, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सप्लाई हो या अदर देन सप्लाई, मतलब ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर भी हो रहा है। सप्लाई का मतलब क्या है कि आपने एक्चुअली सेल किया है माल, और अदर देन सप्लाई मतलब खाली मूवमेंट हो रहा है, आपका ऑफिस शिफ्ट हो रहा है यहाँ से संकेश्वर या यहाँ से बेलगावी, तो मूवमेंट हो गया ना गुड्स का। तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इनवर्ट सप्लाई जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई होता है, यूजुअली आउटवर्ड सप्लाई करने वाला बंदा ईवे बिल बनाता है, मतलब सप्लायर। लेकिन मैं अगर मुझे गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड से आ रहे, तो आपको पता है कि रिवर्स चार्ज लग जाता है फिर पूरा का पूरा। अनरजिस्टर्ड वाला अगर मुझे सप्लाई दे रहा है, तो मैं उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो जाके ईवे बिल बनाए। ही माइट नॉट नो हाउ टू जनरेट ईवे बिल। ठीक है ना। तो हम क्या बनाया, अनरजिस्टर्ड टू जब रजिस्टर्ड जाएगा गुड्स, तो रजिस्टर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके क्या बना ले, ईवे बिल बना ले। ठीक है ना। सर ईवे बिल कौन से फॉर्म में बनता है, तो फॉर्म जीएसटी EWB-01 में ईवे बिल बनता है। जब क्या चालू होता है, और ये ईवे बिल कब बनाना है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, अरे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट, मतलब ट्रक चालू करने से पहले। ऐसे नहीं कि टोल क्रॉस कर दिया फिर आप बना रहे हो ईवे बिल। ठीक है ना, पकड़े जाओगे तो स्मगलिंग मानी जाती है। ठीक है। फिर ईवे बिल अगर नहीं बनाया तो क्या होता है, तो ईवे बिल अगर नहीं बनाया तो पेनाल्टी लगती है। ठीक है ना, बहुत सारी पेनाल्टी लगती है। अच्छा, ये जो 50,000 बोला उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी लाया। ये 50,000 का लिमिट जो है ना, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स चेक करना है। क्या चेक करना है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं देखना होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि वैल्यू ऑफ गुड्स तो कितना है, 48,000 ही है, लेकिन उसमें जब आईजीएसटी या जीएसटी लगा दोगे आप, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 56,000। तो ईवे बिल मैंडेटरी है क्या, यस, ईवे बिल मैंडेटरी है, क्योंकि जब ये 50,000 जो लिमिट है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिमिट है, वैल्यू ऑफ गुड्स का नहीं देखने का, इनवॉइस वैल्यू देखना है। मतलब जो इनवॉइस की वैल्यू होती है ना, वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। सर क्या इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती ईवे बिल में, आ गया ना, आता हूं। सर हमें इंफॉर्मेशन क्या डालनी होती ईवे बिल में, तो पार्ट ए में क्या इंफॉर्मेशन जाती है वो देखो। पार्ट ए, और पार्ट ए चेंज नहीं होता, पार्ट ए ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पार्ट ए बहुत, मतलब वैसे तो पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट ए में कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, जीएसटी ऑफ सप्लाई। ये चेंज होगा क्या, किसी भी हालत में ये चेंज नहीं होगा ना। गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं, जीएसटी तो जीएसटी ही रहेगा आपका। ठीक है ना। तो अगर दोनों रजिस्टर्ड रहेंगे, तो B2B ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो सप्लायर का भी जीएसटी जाएगा और रेसिपिएंट का भी जीएसटी जाएगा, दोनों का जीएसटी जाएगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, वो तो देना ही पड़ेगा कि कहाँ पे डिलीवरी होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उधर का क्या चाहिए हमको, पिन नंबर चाहिए। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब क्या चाहिए, टैक्स इनवॉइस। ईवे बिल जनरेट किया तो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किया होगा, तो टैक्स इनवॉइस चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई की कल ही हमारी बात हुई थी। एग्जम्प्टेड गुड्स अगर आप देते हो, या कंपोजिशन डीलर अगर गुड्स सप्लाई करता है, तो वो क्या देता है, बिल ऑफ सप्लाई देता है, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता। कभी कभी मैंने बोला सेल होता ही नहीं है, सप्लाई होता ही नहीं है, हम खाली यहाँ से वहां गुड्स सेंड कर रहे हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड जा रहा है, तो मैंने बोला था डिलीवरी चलान देना पड़ेगा। और इंपोर्ट के केस में कौन से डॉक्यूमेंट होती है, मैंने बताया था आपको, जब बाहर से, इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स आते हैं, तो डॉक्यूमेंट कौन सा है, बिल ऑफ एंट्री।
ठीक है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है उसमें जाएगा, कौन से बेसिस पे ये बन रहा है, इनवॉइस मतलब तुम्हारे लिए अभी तुम जो बनाते हो इसमें मेनली क्या बनता है, ई वे बिल किसके बेसिस पे बनता है, इनवॉइस के बेसिस पे बनता है। तो इनवॉइस नंबर जाएगा, उसका डेट जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड जाएगा, HSN कोड जाएगा, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई है कि अदर देन सप्लाई है, ये सब कुछ वहां पे डालना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको। एक इसमें जो गया पार्ट ए में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है टेक्निकली, इनवॉइस में। पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर का होता है। तो कभी कभी हमें सप्लायर क्या बोलता है, सर पार्ट ए भर के आप रख दीजिए, जब गाड़ी फिक्स हो जाएगी तो पार्ट बी भर देना, क्योंकि अभी आज मुझे माल डिलीवर करना है, मैंने तो माल पैक करके रखा है, लेकिन व्हीकल ट्रांसपोर्टर के पास एक ही ट्रक होता है ऐसा नहीं है, 10-10 15-15 ट्रक होते हैं। मेरा ट्रांसपोर्टर भी फिक्स है, मुझको उसका नाम भी पता है, उसका GST नंबर भी पता है, लेकिन वो कौन सी गाड़ी देगा वो नहीं पता। वो जब तक पता नहीं तब तक आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी नंबर के ऊपर ही पार्ट बी में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो व्हीकल नंबर है, जिस व्हीकल से आपका ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो पार्ट बी ट्रांसपोर्टर डिटेल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। गुड्स रिसिप्ट नंबर और रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे बिल नंबर, ये सब जाएगा। उसका ट्रांसपोर्टर ने कुछ ना कुछ बिल इश्यू किया होगा ना ट्रांसपोर्ट लेने के टाइम पे, वो नंबर जाएगा। व्हीकल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हीकल नंबर इन केस ट्रांसपोर्ट बाय द रोड, ठीक है ना। ये सब करना जरूरी है। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर इंटरिंग डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। जब तक गाड़ी का नंबर आप डालते नहीं हो वहां पे, तब तक आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। इंफॉर्मेशन फीड करके रख दोगे लेकिन जनरेशन नहीं होगा। हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल, तो ये इन्होंने बता दिया, मैंने तो बता दिया 50,000 के ऊपर होता है तो। और इंट्रा में कितने का लिमिट लगा के रखा है, 1 लाख का, ठीक है। ई-वे बिल अगर रेलवे से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होता है वो आपको गुड्स तभी तक देगा ही नहीं जब तक आप उसको ई-वे बिल, मतलब आपके पास ई-वे बिल होता है। वे जो रेलवे लेके जा रहा है उसके पास व्हीकल ई-वे बिल नहीं होता। गाड़ी चलाने के टाइम पे ड्राइवर के पास ई-वे बिल होना चाहिए, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं कर सकता ना। रेलवे में एक आदमी का थोड़ा क्या माल जाता है, तो रेसिपेंट और सप्लायर समझे, यहाँ से ई-वे बिल वहां पहुंचना चाहिए। वहां पे जब तक आप ई-वे बिल नहीं दिखाते, इनवॉइस नहीं दिखाते, तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, गुड्स की डिलीवरी नहीं मिलेगा। रेलवे देखो, रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड अंडर रूल इज प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ डिलीवरी। The registered person or transporter made is the option generate and carry the e-way bill even if the value of consignment is less than 50,000। 50,000 के नीचे है, फिर भी मुझे रिकॉर्ड के लिए क्या बनाना है, बना सकते हो। 50 के ऊपर होगा तो ये बनाना जरूरी नहीं, ऑप्शनल है। सर सप्लायर ने भी नहीं बनाया ई-वे बिल और रेसिपेंट ने भी नहीं बनाया, तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है, नहीं तो गाड़ी तो उसकी पकड़ने वाली जा रही है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है ई-वे बिल बनाना। वेन ई-वे बिल इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, या पार्ट बी इज नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे ना ई-वे बिल, कभी कभी लोगों को लगता है, या मुझे भी शुरू शुरू में लगता था कि यहाँ पे ई-वे बिल ही जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्ट बी में व्हीकल का नंबर जो हम डालते हैं, ट्रांसपोर्टर का जो नंबर डालते थे वो जरूरी नहीं, मतलब पार्ट ए तो मैंडेटरी हो ही गया। तो कहीं कहीं पे पार्ट बी उन्होंने ऑप्शनल में रखा है और उसमें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। कितने किलोमीटर का, हाँ 50 किलो। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर के अंदर ही है, वो भी इंट्रा स्टेट है, ये क्या है, मतलब विद इन द स्टेट है, तो ये हमारे लिए गडिंग जो संकेश्वर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर का ही है हमारा, 15-18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन स्टेट चेंज हो जाता है ना, तो हमारे लिए रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए अपने यहाँ की बहुत सारी गाड़ियां इधर पकड़ी जाती है, बेलगांव वगैरह जब माल लेके जाते हैं लोग ना, तो उधर बहुत सारी व्हीकल हमारे महाराष्ट्र की पकड़ी जाती है, तो एक एक्सेप्शन है। जब भी आप ई-वे बिल जनरेट करोगे एक यूनिक ई-वे बिल नंबर जनरेट होगा। सर अगर एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गाड़ी में कभी कभी माल शिफ्ट होता है, दो तीन सिचुएशन में होता है। एक तो बहुत बड़ी व्हीकल है, ठीक है ना, बड़ी व्हीकल ने छोटी व्हीकल में गुड्स ट्रांसफर किए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मुंबई टू बैंगलोर बड़ी व्हीकल गई, लेकिन बैंगलोर में अभी 10 जगह पे अलग अलग माल सप्लाई करना है, तो वो बड़ी व्हीकल ही नहीं घूमेगी ना, वहां पे व्हीकल चेंज हो जाएगी। एक तो ये हो सकता है, या तो ये व्हीकल खराब हो गई है, अब व्हीकल अपडेट करनी पड़ रही है, तो पार्ट ये थोड़ी ना कि आप चेंज करोगे, पार्ट ये तो वही रहेगा। अब खाली क्या चेंज होना है, पार्ट बी, ठीक है ना।
व्हीकल चेंज हो गया ना, जैसे ही व्हीकल चेंज हो जाएगा तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, पार्ट भी चेंज करना पड़ेगा। सर कंसोलिडेट ई वे बिल बनाऊं क्या, एक से ज्यादा, अभी मैं ट्रांसपोर्टर है, मेरे गाड़ी में 5-6 लोगों का, आप सबका माल है, ठीक है ना, तो कैन आई जनरेट अ कंसोलिडेट ई वे बिल, तो आंसर इज यस, आप बना सकते हो। आपके पास 5-6 लोगों का माल सप्लाई करते हो, आप फार्मा इंडस्ट्री के हो, 5-6 बड़े बड़े आप क्या हो, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका सबका गुड्स जाना है, एक एक बंदा ट्रक भेज नहीं सकता क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो आप सबने मिलके एक ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया हुआ है कि भैया हमारी जो भी सामान होगा रोज लेके जाना। तो अभी इस व्हीकल में अलग अलग लोगों का सामान होगा, तो इस ट्रांसपोर्टर के पास हमेशा ऑप्शन क्या रहेगा, वो कंसोलिडेट ई वे बिल बना सकता है। कंसोलिडेट मतलब मल्टीपल सप्लायर मल्टीपल रेसिपिएंट का एक ई वे बिल बना सकता है, बट दैट ऑप्शन इज अवेलेबल विद ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, और उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है। ये एक बहुत बड़ा कांड यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ क्लाइंट लोग करते हैं, मैंने बताया जैसे गुड्स देते हैं, ई वे बिल बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, और 2-4 घंटे में क्या कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। तो दिस इज वेरी रिस्की। आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाके देखना है कि उनके कितने ई वे बिल कैंसिलेशन हुए, और कैंसिलेशन करने का टाइम कितना दिया गया उन्होंने, 24 आवर्स, ठीक है ना। धीरे धीरे गवर्नमेंट ये भी कम करने वाला है। 24 घंटा बहुत ज्यादा हो गया, 24 घंटे में माल डिलीवर होके ई वे बिल कैंसिल हो सकता है। 24 आवर्स में 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस आराम से व्हीकल कवर कर लेता है। तो इसलिए ये 24 आवर्स इज लिटिल मोर टाइम, ठीक है ना। गवर्नमेंट धीरे धीरे टाइम क्या करने वाला है, कम करने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला अगर गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया, ई वे बिल कैंसिल कब करना है, किस रीजन में करना है, कि आपको लगा था आज शाम को आपका माल जाएगा, नहीं गया तो कैंसिल करना है। माल चालू हो गया जाना तो कैसे कैंसिल करोगे। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो व्हीकल गई कि नहीं गई। तो अभी आपको पता है ना, हर हर व्हीकल का टोल पे क्या लगा है उन्होंने, बोलो अभी टोल कैसे भरते, कैश में भरते हो टोल अभी आप, किससे भरते हो टोल, फास्टैग से भरते हो। और उसके उसके ऐप में अगर जाओगे तो फास्टैग का ऐप अगर डाउनलोड करते हो तो उसमें सारे जो टोल उस व्हीकल ने क्रॉस किए होते हैं वो टाइम के साथ आता है, कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे उसने वो व्हीकल वो टोल क्रॉस किया है। और किसी भी साइड में आज इंडिया में ट्रांसपोर्ट करो आप, ठीक है ना, 50-60 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद एक ना एक टोल तो लगना ही है। तो वो फास्टैग और ई वे बिल को कैसे कनेक्ट करे, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रहा है, कि हमें चूना ना लगाया जाए। ई वे बिल होने के बाद जब व्हीकल जाती है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि व्हीकल निकल गई, अब उसके बाद कैंसलेशन ब्लॉक हो जाना चाहिए, कैंसलेशन अलाउड नहीं होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी क्या हो रहा है, कैंसलेशन अलाउड है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। ई वे बिल नंबर जनरेटेड इज वैलिड फॉर 15 days फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी। तो एक बार ई वे बिल आप जब बनाते हो तो 15 दिन तक आप क्या बना सकते हो, उसमें पार्ट भी अपडेट करते रह सकते हो। अब वैलिडिटी पीरियड में आपको बता रहा था, ये अप टू 200 किलोमीटर होगा तो कितना मिलता है, 1 डे मिलता है। एंड फॉर एवरी 200 किलोमीटर क्या मिलता है, 1 एडिशनल डे। तो अभी मैंने दिखा अपने कोल्हापुर से मुंबई का जो अपने ऑफिस से मुंबई के ऑफिस का डिस्टेंस जो है 468 है, तो 468 के लिए कितने दिन हो गए। तो कैसे एग्जाम में जाके क्या करने का, मतलब इसको 200 से डिवाइड करने का, 200 से डिवाइड करोगे तो अभी यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ भी आ जाए, कुछ भी, तो कितने दिन मानने के ये 3 days मानना होता है। ये समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बताया, पॉइंट में आ गया तो 3 हायर नंबर लेना है आपको, ठीक है ना। 2.5 के ऊपर का हायर नहीं, 2.1 भी आएगा तभी भी कितना लेना है, 3 लेना है, ठीक है। अब ओवर डायमेंशनल कार्गो कभी आपने देखा है, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं देखा कभी जिंदगी में। अरे बहुत बड़ा बड़ा ऐसा कंटेनर लेके जाता है, वो ऐसा नहीं देखा आपने। हर बार मुझको ये गूगल करना पड़ता है। ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देखी हाईवे पे कभी, हाँ ये देखो ना कितने टायर है इसके। तो ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ये चलाएगा क्या 300 क्या, ये 200 किलोमीटर एक दिन में जाएगा क्या ये, नहीं ये बहुत स्लो जाते हैं ना, 10 के 20 की स्पीड से जाते हैं। तो इनके लिए सेम टाइम लिमिट चलेगा क्या, नहीं इनको सेम टाइम लिमिट नहीं चलेगा।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनके लिए टाइम लिमिट क्या बनाया, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए उन्होंने कितना बनाया, 20 किलोमीटर एक दिन के लिए। तो नॉर्मल कार्गो के लिए कितना है, 200 किलोमीटर, और ओवर डायमेंशनल कार्गो का कितना है, 20 किलोमीटर एक डे का, ठीक है ना। अब मल्टी डायमेंशनल भी एक उन्होंने वर्ड डाल दिया। मल्टी डायमेंशनल मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे मुंबई से माल अगर आपका जाता है मुंबई से, ठीक है ना, आपको गुड्स भेजने कहाँ पे, वो अलीबाग, ठीक है ना। मुंबई से जब गुड्स अलीबाग जाते हैं तो एक तो रोड का रूट है जो थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन अगर आप मुंबई पोर्ट पे चले जाओ और वहां से वेसल में माल डाल दो, ठीक है ना, और फिर वो अलीबाग में उतारो, तो होगा क्या, यहाँ से ट्रक से माल जाएगा आपके फैक्ट्री से कहाँ पे, पोर्ट तक। पोर्ट पे वो माल कहाँ पे लोड हो जाएगा, वेसल पे, और वेसल यहाँ से वहां 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुंचा देती है अलीबाग में, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अलीबाग में वो माल आप अनलोड करके फिर से ट्रक में, तो 2 बार क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो गया ना। व्हीकल का मोड ही ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, रोड, वेसल, या रोड रेलवे, रोड एयरक्राफ्ट, मल्टी डायमेंशनल, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो अगर मल्टी डायमेंशनल शिपमेंट अगर होगा तो भी क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लग सकता है ना ये सब करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, फिर 20 किलोमीटर का आपका ई वे बिल का वैलिडिटी होगा। मुझे लगता नहीं फिर भी आपके काम का है, लेकिन काम का मतलब ऐसे तो काम का है, नॉलेज के लिए तो काम का ही है। अपना कोई क्लाइंट नहीं है जो ओवर डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल करता है, इस उस सेंस में मैंने बोला काम का नहीं है। हमारे लिए तो ई वे बिल का वैलिडिटी कितने किलोमीटर का देखना है आपको, 200 किलोमीटर का ही देखना है। अच्छा, ये जब भी आप जनरेट करते हो उसके नेक्स्ट डे से इसकी वैलिडिटी चालू होती है। ईवे बिल अगर आपने आज जनरेट किया तो आज से वैलिडिटी नहीं चालू होगी। वैलिडिटी कब से चालू, वैलिडिटी मतलब उसका जो टाइमिंग होता है ना, 1 डे के लिए भी अगर रहेगा तो 1 डे मतलब आज का दिन नहीं। अरे तूने 12 बजने के 5 मिनट पहले अगर ईवे बिल जनरेट किया तो 5 मिनट की थोड़ा क्या वैलिडिटी रहेगा वो, तो आज का दिन इग्नोर करने का, कल का दिन चालू होता है, ठीक है ना। तो रात को 9 बजे भी क्या, तभी भी कल का दिन, वो 3 घंटे 4 घंटे वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो आज के जिस दिन आप जनरेट करते हो उसके अगले मिडनाइट से, मतलब समझे ना, आज अगर जनरेट करोगे दिन भर में तो आज रात को 12 बजे से वो टाइम, वो काउंटिंग जो है 1 डे का 2 डे का, वो काउंटिंग आज रात को 12 बजे से चालू होगा। सर एक्सटेंशन ले सकते हैं क्या, ईवे बिल जनरेट हुआ था 3 दिन के लिए लेकिन व्हीकल का ब्रेकडाउन हो गया और व्हीकल चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, यस आप एक्सटेंशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी मेरे नाम पे झूठा ईवे बिल बन गया तो क्या करूं मैं, मेरे नाम पे ईवे बिल जनरेट हो गया, मेरे नाम पे ईवे बिल जनरेट होता है, मुझे मैसेज आता है, ठीक है ना, कि आपके नाम पे क्या जनरेट हुआ है, ईवे बिल जनरेट हो चुका है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैंने तो ये माल मंगाया ही नहीं, मेरे नाम पे तो ईवे बिल जनरेट ही नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास भी ऑप्शन है कि इसको मैं ईवे बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूं, ठीक है ना। अगर मैंने रिजेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सर रिजेक्ट करने का टाइमिंग कितना है, ठीक है ना, 72 आवर्स, डिटेल मेड अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज, डिलीवरी लेने के बाद नहीं कैंसिल करने का, 72 आवर्स या टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, इसके पहले क्या करना है आपको, ये कैंसिलेशन आप कर सकते हो या एक्सेप्टेंस भी कर सकते हो। सर ईवे बिल एक स्टेट में जनरेट हुआ, ये वैलिड होगा क्या अनदर स्टेट में, हाँ अभी यहाँ से माल अगर मुझे केरला अगर बेचना है तो केरला के पहले वो कर्नाटका से होके गुजरेगा, तो ईवे बिल जनरेट महाराष्ट्र में हुआ है तो ये हर स्टेट में वैलिड है, पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट दी, ईवे बिल इज नॉट वैलिड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर, इफ देयर इज अ मिस्टेक इनकरेक्ट रॉन्ग एंट्री ऑन ईवे बिल देन इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड। आप एडिट नहीं कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो मैक्सिमम, कैंसिल कर सकते हो, लेकिन वो भी कितना, 24 आवर्स में, लेकिन गुड्स का मूवमेंट चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ईवे बिल मे बी अपडेटेड विद अ व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप मैंने बोला ना पार्ट भी कितनी भी बार अपडेट हो सकता है, ऐसा नहीं एक बार 2 बार ही अपडेट होगा, आप 50 बार अपडेट करो। द लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन ईवे बिल पोर्टल, जो अभी आपका गुड्स जिस व्हीकल में वही व्हीकल नंबर वहां पे पोर्टल पे अपडेट रहना चाहिए। Multiple invoices issued by supplier to the recipient, that is for the movement of goods for more than one invoice of a same consignor and consignee, multiple e-way bill have to be generated. That is, for each invoice, one e-way bill has to be generated, irrespective of the fact whether the same or different consignor and consignees are involved. Multiple invoices cannot be clubbed to generate one e-way bill. However, generating of all these e-way bill, one consolidated e-way bill can be prepared by the transport for the transportation purpose. मतलब ईवे बिल मर्ज नहीं हो सकता, आप अगर सप्लायर हो तो आपको आपने जितने इनवॉइसेस बनाए उतने आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ईवे बिल। वो ट्रांसपोर्टर का काम कम करने के लिए खाली ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, मेरे ट्रांसपोर्ट में 5-6 लोगों का आइटम है तो वो एक ईवे बिल लेके जाएगा, क्योंकि चेक पोस्ट पे उसको दिखाने के लिए आसानियत हो जाए, ठीक है ना। सर कौन से ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे ईवे बिल की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला गोल्ड वगैरह जैसा आइटम अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो, तो इंडिया में धूम मचाले हो जाएगा। ईवे बिल बना दोगे तो पब्लिश कर रहे हो ना कि गोल्ड कहां से कहां मूवमेंट होने वाला है, कैश
कहां से कहां मूवमेंट होने वाला है। तो आप ऐसे कुछ आइटम है जो थोड़े सेंसिटिव आइटम है, ऐसे मुझे लगता है, इन आइटम्स की मूवमेंट आप जब करते हो तो ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला हुआ है, ठीक है ना, नॉन फिर केरोसिन ऑयल अंडर पीडीएस बोला है, पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्ट, पोस्ट वाले भी अब पागल हो जाएंगे ई वे बिल जनरेट करते करते। इतना इतना सा आप कुरियर करते हो, पोस्ट करते हो, कितने लोगों का ई वे बिल बनाएंगे वो। नेचुरल एंड कल्चर्ड पियर्स एंड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, ये मेटल्स वगैरह हो गया ना, हीरे मोती, वो सब हो गए। ज्वेलरी, ज्वेलरी को ही करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन उन्होंने बोला इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी तुम लड़कियों को तो समझता है क्या है, इमिटेशन मतलब झूठा ज्वेलरी, झूठा ज्वेलरी, उसको ईवे बिल मैंडेटरी है। ओरिजिनल ज्वेलरी को हटाया उन्होंने। करेंसी, इसका तो ईवे बिल बनना भी नहीं चाहिए। आप घर का सामान शिफ्ट कर रहे हो ना, बहुत बार आपने देखा होगा घर का सामान ऐसा सोफा डाला हुआ है, कबर्ड डाला हुआ है, कुत्ता बांधा हुआ है पीछे और ट्रक जा रहा है, तो उसका ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जीएसटी नहीं लगता ना, कोई इवेजन थोड़ी ना क्या हो रहा है। कोरल अनवर्कड एंड वर्क कोरल, ठीक है, ये सब उन्होंने बोला है। सर हाथ गाड़ी करके होती है ना, हाथ गाड़ी हाथ से लेके जाते हैं, नॉन मोटराइज कन्वेंस, उसका ई वे बिल बनाना जरूरी है क्या? तो जी नहीं। तो समझ रहे हैं झोल कैसे हो रहे हैं फिर। मुंबई में अगर फैक्ट्री टू फैक्ट्री अगर माल शिफ्ट करना है तो वो लोग किससे करवा रहे हैं? हाथ गाड़ी से करवा रहे हैं, क्योंकि उसका ई वे बिल बना ही नहीं, झोल है ये सब, ठीक है। कस्टम्स वाले बीच में आएंगे तो अपनी को करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं अगर गुड्स एग्जम्प्टेड है, मतलब अभी दूध लेके जा रहा है आपका ट्रक, तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? दूध का टैंकर है, दूध क्या है? एग्जम्प्ट है, तो उसका कोई ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। वेजिटेबल लेके जा रहा है व्हीकल आपका, ट्रक में पूरा का पूरा वेजिटेबल भरा हुआ है, एग्जम्प्ट है। आपने साउथ के कुछ मूवी देखे होंगे, उसमें स्मगलिंग करते तो आलू डाल के करते हैं, क्योंकि आलू एग्जम्प्ट है, आलू का चेकिंग नहीं हो सकता, ज्यादा टाइम रोक के नहीं रख सकते वो लोग, पेरिशेबल कमोडिटी है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, ये सब के ऊपर क्यों नहीं है ई वे बिल, जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी ही नहीं है। शेड्यूल 3 करके आपको पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक आपको, लेवी में पढ़ना पड़ेगा, वो नेगेटिव लिस्ट मानते हैं हम लोग। कस्टम्स वाले बीच में आ गए तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। नेपाल भूटान को अगर आपके, नेपाल और भूटान अपने लैंडलॉक कंट्रीज माने जाते हैं, मतलब नेपाल भूटान वैसे तो दूसरा देश है, लेकिन आप रोड से जा सकते हो, तो वहां जाते हो तभी भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टम्स वाले हैं वहां पे, कस्टम्स वाले चेकिंग करते रहेंगे, तो आपको जीएसटी वालों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आप माल जा रहा है, बता दोगे क्या कि हम कहाँ से कौन सा बॉम्ब लेके जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो भी नहीं बताना है। फिर एम्प्टी सिलेंडर्स वगैरह लेके जा रहे हो आप ना, गैस वगैरह की सिलेंडर, खाली सिलेंडर लीटर लेके जा रहे हैं, तभी भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सर कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस, डिवाइस अभी तक आया नहीं, मैंने बताया आपको, यहाँ आने वाला है। डिवाइस लगेगा, मैंने बताया ना, हर गाड़ी में क्या लगेगा, एक डिवाइस लगेगा, लेकिन अभी डिवाइस नहीं है फिलहाल। फिलहाल क्या चालू है? डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्टर के पास अगर इनवॉइस नहीं होगा, बिल ऑफ सप्लाई नहीं होगा, डिलीवरी चलान नहीं होगा, तो मर गया वो, समझ लीजिए। और ये जो मैं आने वाली जो बात कर रहा था ना, आगे आने वाला है, ईवे बिल का फिजिकल फॉर्म या ईवे बिल नंबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैप टू द RFID एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस ना। RFID का फुल फॉर्म क्या है? वो जो डिवाइस लगने वाला है ना, वो देखो क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये जब लगेगा तो हमें टैब पे पता चलेगा कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाली है। इनवॉइस नंबर वगैरह होना चाहिए, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तो होना ही है। वेरिफिकेशन हो सकता है क्या? हाँ जी, वेरिफिकेशन हो सकता है। कमिश्नर या ऑफिसर एम्पावर्ड ऑन बिहाफ कभी भी ये वेरीफाई कर सकता है। अब आपको नहीं लग रहा ये लोग पैसा खाने के लिए आपकी गाड़ी रुका सकते हैं? अभी जीएसटी में ऑफिसर लोगों का भी पैसे खाने का जो स्कोप था वो बहुत कम हो गया है। पुरानी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था ना, इनके घर में लक्ष्मी रोज आती थी, इनका रोज का दिवाली था। मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है और कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, जिन्होंने भी इनडायरेक्ट टैक्स में पहले काम किया है। मतलब आप समझ लीजिए ना कि कोई अगर आपको चेक पोस्ट मिल गया, आप ऑफिसर हो और आपको कोई एक इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट मिल गया, तो अभी आपके गांव में जमीन बन जाएगी, गांव में घर बन जाएगा, आपके बच्चे फॉरेन टूर वगैरह करने चालू हो जाएंगे, सबके पास आईफोन आ जाएंगे, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। खाली आपको चेक पोस्ट पे खड़े रहना है और आपको मांगना भी नहीं है, दे ही देते, सामने से ही देते। मतलब आपको कुछ पकड़ इन्वेस्टिगेट करो ना, ऐसा कुछ करो, कुछ नहीं, आपको खड़े रहना है, बस लोग आके आपको पैसे देके जाते रहे। इतना सिस्टमैटिक चलता था, तो मोदी जी ने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया और डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। तो कभी कभी जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके खाने पीने के वांदे हो गए, तो अभी वो क्या कर सकते हैं, इनके पास पावर है, पावर का मिसयूज हो सकता है, तो गाड़ियां जबरदस्ती रोक के रख सकते हैं लोग।
और जाना है तो फिर क्या, वही लक्ष्मी देके चले जाओ, दक्षिणा देके चले जाओ, ऐसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, ऐसा तो ऐसे है, अभी हो ही रहा है, लेकिन ऐसा इतना इजी नहीं है अभी पहले जैसा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी रोकी जाएगी तो ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, प्रॉपर ऑफिसर जिसने गाड़ी रोकी है आपकी, उसको विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ना, एक समरी रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा कि मैंने गाड़ी क्यों रोकी, मुझे क्या मिला, डॉक्यूमेंट मिले कि नहीं मिले, और एकदम डिटेल्ड रिपोर्ट उसको 3 दिन में पोर्टल पे अपलोड करना है। मतलब उसके ऊपर प्रेशर है बहुत, आपने गाड़ी रोकी तो आपको रिपोर्ट बताना है ऊपर सीनियर्स को, पोर्टल पे जाके कि क्यों रोकी गाड़ी, क्या मिला, ठीक है ना। एक तो वो है, चलो वो तो एक हो ही गया, ये तो ऑफिसर की पावर हो गई। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं, मेरा सब कुछ है, मेरे डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, सब कुछ है, मुझे जानबूझ के उन्होंने लटका के रखा है। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, मेरी गाड़ी रोक के रखी है तुमने ना, मैं ऑनलाइन जाके विद इन 30 मिनट वेयर व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट, जाने दो यार, आधा घंटा तो रोक ही सकता है ना इंसान। हाँ पता है उनका, वो भी अपना ही काम कर रहे हैं, जेन्यून है, वो करप्ट नहीं है, जेन्यून बंदा है, जेन्यूनली चेक कर रहा है। आप फटाक से नहीं बोल सकते रुको अभी तुमको दिखाता हूँ, तुम्हारा कंप्लेंट करता हूं। आधा घंटा तो दो उसको, आधे घंटे से ज्यादा अगर आपको रोक के रखा है और आपको लग रहा है कि कोई वैलिड रीजन नहीं है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप इमीडिएटली जाके क्या कर सकते हो, उधर कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरे को इधर रोक के रखा हुआ है। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल, ये नया अमेंडमेंट आया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने रिटर्न्स नहीं भरे, जीएसटीआर नहीं भरे, तो तुम झोलर लोग हो, तुम्हारा ई वे बिल पोर्टल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तुमको ई वे बिल बनाने ही नहीं दिया जाता। ये प्रॉब्लम आपको ऑफिस में आएगी। हमारे जो कुछ महान क्लाइंट है जिनके पीछे हम पड़े रहते हैं, रिटर्न भरो, टाइम पे रिटर्न भरो, टाइम पे रिटर्न भरो, और भरते नहीं है, उनको तकलीफ कब आएगी, जब वो क्या बनाएंगे, ई वे बिल बनाएंगे। ब्लॉकिंग ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी मीन्स disabling the taxpayer from generating e-way bill. Blocking of GSTN for e-way bill generation would only be for the defaulting supplier of GSTN and not for the defaulting recipient. तो जो सप्लायर है उसके लिए ये बनाया गया। रेसिपिएंट ने रिटर्न नहीं भरा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेसिपिएंट तो ऐसे भी गुड्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हमें प्रॉब्लम किसके साथ है, पूरा का पूरा जीएसटी में सप्लायर के साथ है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टर का भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंडेड जीएसटीएन कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर। However, suspended GSTN can get the e-way bill generated as recipient or transporter. तो क्या करने का आपको, आप समझिए ना, अगर आपका सप्लायर डिफॉल्टर है और उसको ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो किसको बोलने का, और कौन ई-वे बिल बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है और रेसिपिएंट भी बना सकता है, तो उनको बोलने का आप जनरेट। लेकिन ये ब्लॉक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। सर कभी होगा, कभी ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक कब होगा, तो पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन डीलर जो था उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स का पेमेंट नहीं किया, 2 क्वार्टर का, याद आ रहा है ना आपको, मैंने कल बताया था जीएसटी पीएमटी 08 भरना पड़ता है 18 तारीख को, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने के। तो ऐसे 2 पीरियड का आपने अभी तक क्या नहीं भरा है, जीएसटी पीएमटी 08 नहीं भरा या पेमेंट नहीं किया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा। सर रेगुलर स्कीम में अगर आप टैक्स भर रहे हो, मतलब रेगुलर हो, हर महीने आपको रिटर्न भरना पड़ता है, एंड ही हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 2 पीरियड्स, जो भी उसको एप्लीकेबल होते हैं, तो क्यूआर ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली वालों के 2, मतलब दो क्वार्टर हो गए, और जिनके मंथली रिटर्न जाते हैं उनके लिए 2 महीने हो गए। ये समझ में आ रहा है आपको। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 1 फॉर 2 मंथ्स और 2 क्वार्टर्स, दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2 महीने का अगर आपने रिटर्न नहीं भरा, 2 ही महीने का, 6 महीने का ऐसा नहीं लिखा है, 2 महीने का रिटर्न नहीं भरा, तीसरे महीने से क्या हो जाएगा, आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गवर्नमेंट ने किसी रीजन से, रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो गया आपका, तो आप रजिस्टर्ड प्लेयर ही नहीं हो, रजिस्टर्ड प्लेयर नहीं हो तो आपको क्या नहीं करने देंगे, ई-वे बिल जनरेट करने नहीं देंगे। बस हो गया, इतना ही है ई-वे बिल मेरे साइड से। अच्छा, मैंने आपको ऊपर से पढ़ा है, आपको पढ़ना है यहाँ से याद रखने के लिए, लेटेस्ट रिकैप्सुलेट, मतलब जो रिवीजन वाले पॉइंट है वहां से आपको समरी में फटाफट पढ़ के इसको खत्म करना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ई-वे बिल, और फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप यूट्यूब कर लीजिए कि टैली में कैसे ई-वे बिल बनता है। आज हम सुबह हमने प्ले किया था, आप लोग आए नहीं थे, तो टैली के थ्रू कैसे बनता है, फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है स्पेक्टा उसके थ्रू कैसे बनता है, और अगर कभी इमरजेंसी में क्लाइंट ने बोला तो डायरेक्टली पोर्टल पे जाके कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल है फैसिलिटी। सागर वगैरह तो बनाते ही रहते हैं, अभी तो सीनियर जो हमारे थे पहले उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, जूनियर ही बनाते, तो आप लोग ई-वे बिल बनाना भी चालू करो। कौन से हमारे क्लाइंट है जो कभी कभी मैसेज करते हैं ग्रुप पे, आपको पता होना चाहिए कि उनको इनवॉइस, जब वो इनवॉइस मांगते हैं तो इनवॉइस के साथ क्या बना के देना पड़ेगा, उनको ई-वे बिल भी दे देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर विदाउट ई-वे बिल अगर वो माल सप्लाई करना चालू कर देंगे तो गाड़ी पकड़ी जाएगी और पेनाल्टी लगती है, 200 तक की भी पेनाल्टी है। अगर इनवॉइस भी नहीं है और ई-वे बिल भी नहीं है तो 200% तक की पेनाल्टी है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा पेनाल्टी है, बहुत हार्श पेनाल्टीज है, और खाली डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, खाली ई-वे बिल नहीं है, तो 10,000 रुपए तो लगता ही है, 10,000 रुपया या 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, ठीक है ना। तो अगर समझो 28,000 का अगर टैक्स है तो 10,000 या 28,000 विच इज हाइयर, तो कितना लग जाएगा, 28,000 की उसको क्या लग जाएगी,
पेनाल्टी। ठीक है ना, क्यों खाली ईवे बिल कैरी नहीं कर रहा है करके, इनवॉइस से सब कुछ है, टैक्स भी भरा हुआ है, सब जेन्यून है, फिर भी उसको पेनाल्टी लग जाती है। तो दिस इज लिटिल हार्श, और पेनाल्टी के टॉपिक में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन आपके लिए याद रखो कि मिनिमम 10,000 तो जाएगा ही जाएगा, उसमें 50-60,000 भी जा सकता है। हमारे यहाँ पे एक फर्नीचर वाले भैया, हमने उनको इतनी बार समझाया कि भैया रजिस्ट्रेशन ले लो, नहीं लिए, उनके भी तो 2 से 3 बार गाड़ी पकड़ी गई है, हर बार 40 से 50,000 उनका सोफा होता है, सोफा के ऊपर जो वैल्यू आती है गुड्स की, ठीक है ना, उसके ऊपर वो डिपार्टमेंट जीएसटी निकालता है, उतना जीएसटी भी लेता है और 100% पेनाल्टी भी लगा देता है। ऐसा 2-3 बार हुआ है, फिर भी उनको अक्कल नहीं आई है। ठीक है, वो बोलते रात को 2 बजे 3 बजे माल निकालते हो, उनको लगता है कि ऑफिसर सोए रहते हैं, महीने में 25 से 28 दिन सोए भी रहते हैं, लेकिन कभी तो 2-2 3-3 दिन ऑफिसर भी नाइट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो मूवमेंट होती है इलीगल, वो ज्यादा करके रात को होती है। तो ये फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री के, वो भी रिकॉर्डेड लाइन पे, क्योंकि आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए। हमने लॉ पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं। जनरेशन के बाद कैंसिलेशन करना बहुत रिस्की चीज है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको किसी भी अपने क्लाइंट ने बोलता है कि ईवे बिल कैंसिल करो, अगर आपके पास जेन्यून रीजन नहीं है तो ईवे बिल कैंसिल करने के लिए अलाउड मत करो, ठीक है ना।